अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ यानी कि फ्राइडे को 17 जो पाकिस्तान के जाने माने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। और वो शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया है, क्योंकि आपको एक तो पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी फीसें भी हैं, वो जो चार्ज करते ही हैं, लेकिन अक्सर मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर जो वालिदैन हैं उनको फेस करना पड़ता है कि भारी भरकम फीसें तो चलो आप अदा कर ही रहे हैं, लेकिन जो किताबें आपने ख़रीदनी हैं, जो यूनिफॉर्म है, वो भी कुछ स्कूल जो हैं वो आपको पाबंद करते हैं कि ख़ास उन्हीं के जो डेजिग्नेटेड शॉप्स हैं या स्कूल से ही ख़रीदें। नतीजा क्या निकलता है कि जो वालिदैन हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो जो स्कूल्स कह रहे हैं उनकी मर्ज़ी के पैसे उनको अदा करें। और आज हम बात करेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आखिर क्यों ये ख्याल आया और क्यों उन्होंने शो कॉज नोटिस ये जारी किया, क्योंकि शहबाज उनके बकौल ये जो 17 जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स और बड़े स्कूल हैं, वो उनको ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और उसमें जो पंच लाइन ये है कि मसलन जो किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, जो वो पाबंद करते हैं कि आप हमारे से ही खरीदें या हम जिस शॉप से आपको कहेंगे वहीं से खरीदें। तो उन्होंने जो एक इनिशियल इंक्वायरी की है उसके तहत वो किताबें हों या यूनिफॉर्म हो, 50% से लेके 280% ज्यादा कीमत पर वालिदैन को वो चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। कामरान, जिस माशरे में तालीम जो है कारोबार बन जाए, जहाँ पे वालिदैन और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैप्टिव मार्केट बन जाए, तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान उसकी एक भरपूर रिफ्लेक्शन है उस माशरे की, जहाँ पे तालीम एक कारोबार बन चुका है। ना सिर्फ ये कि स्कूल जो है वो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, स्कूल्स वाले अब किताबें जो हैं, अपनी कापियाँ जो हैं, अपने यूनिफॉर्म्स खुद बना रहे हैं, वो उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उसका जिक्र है। और ये बड़ी ही एक दुख भरी ये दास्तान है जो पाकिस्तान में बच्चों के साथ हो रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है। और आपने बात की कि सीसीपी को अब क्यों ख्याल आया। ओरिजिनली ये इंक्वायरी जो है 2015 में शुरू हुई थी, आज से 10 साल पहले। अच्छा। उसके बाद ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये बड़े पावरफुल हैं, इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जो वालिदैन को लूटा हुआ है उसके बाद इतना पैसा है कि कोर्ट से जाके स्टे भी मैनेज कर सकते हैं, महंगे वकील भी ये हायर कर सकते हैं। मैं चंद माह पहले किसी जगह अपने बच्चों के लिए मैं जब स्कूल की बुक्स लेने गया तो वहाँ मुझे एक वाक़े का सामना करना पड़ा। वाकई मुझे ये सामना करना पड़ा कि जब बच्चों की बुक्स के लिए उनको कहा तो उन्होंने मुझे एक पैक दिया कि ये आपके बच्चे का पैक है, ये आपको कंप्लीट सेट आपको मिलेगा। तो मैंने वो लिस्ट सामने रखी। अब लिस्ट के अंदर जो चीज़ें थी, जो बुक्स और कॉपीज़ हैं, वो तो आप लेंगे, उसके साथ पेंसिल्स हैं, उसके साथ शार्पनर्स हैं, ऐसी चीज़ें जिसका मेरे बच्चे की एजुकेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब क्लास 7, 8, 9 का बच्चा जो है वो पेंसिल से नहीं लिखता। अच्छा, वो भी वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं। मैंने शॉपकीपर को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैंने तुम ज्यादती करो, यू विल पे अ प्राइस फॉर दैट। उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, हम जो है ये हमें स्कूल मजबूर करते हैं। जब उन्होंने कहा हमें स्कूल मजबूर करते हैं, मैंने कहा आपका क्या ताल्लुक है स्कूल से। उन्होंने कहा जी स्कूल वाले हमसे जो डीलरशिप के पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, उन्हीं दिनों की बात थी, अब मैं नाम ले लेता हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी, उनका एक दिन मुझे एक मैसेज आया। ही वॉज वेरी एक्टिव एंड ही वॉज सेक्रेटरी एजुकेशन, बड़ा काम किया उन्होंने इस्लामाबाद में, पहले गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों को उन्होंने बेहतर किया। उन्होंने उन दिनों एक एक्टिविटी ये हुई, रिजल्ट आए थे इसके, गालिबन उससे याद वो पोस्ट आउट हो गए थे या होने वाले थे। प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल की तरफ जो बच्चों की एनरोलमेंट थी वो बढ़ गई। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, तुम इस पर ट्वीट कर सकते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल कर देता हूँ। उन्होंने मैंने कहा मुझे डाटा तो दें ताकि मैं खुद डाटा देखूँ। मैंने डाटा देखा, वाकई उस पर नंबर्स में इंक्रीज आया हुआ था। मैंने ट्वीट किया कि ये एक जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, प्राइवेट स्कूल से बच्चे पब्लिक स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ये ट्वीट का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मैंने फिर साथ ये भी डाला कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों को फोर्स करे, उनके पेरेंट्स को, कि वो ये वाली हरकतें करे, किताबें कापियाँ, और इसमें वो बच्चों के पेरेंट्स को ये लूट रहे हैं। वो ट्वीट मैंने किया। अब वो ट्वीट कहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास चला गया। प्राइम मिनिस्टर ने वो ट्वीट एक एजेंसी को दिया कि इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, इस पर कितनी सदाकत है। मुझे एजेंसी की कॉल आई किसी की, उन्होंने कहा जी कि राना साहब आपने ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया, तो हम इस पर इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपके पास डाटा है। मेरे पास जो डाटा सेक्रेटरी एजुकेशन ने दिया था मैंने उनको दे दिया। वो चीज़ें चलते 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 सीसीपी तक पहुंची और जो चीज़ 2015 की रुकी हुई थी वो एक्टिव हुई, स्टे ऑर्डर्स वेकेट हुए, इंक्वायरी कंप्लीट हुई और इवेंचुअली जो शो कॉज है वो इनको अच्छा, वो शो कॉज में क्या है वो तो बात करेंगे। आपने ये जो एक एक्सपीरियंस की बात की ना कि एक तो पाबंद किया जाता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरा आपने बैग पैक लेना है, बेशक उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है,
दूसरा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे आपको पता है कि पुरानी किताबें भी बिका करती थी। मसलन आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं तो पहले ही जो पिछली क्लास में प्रमोट हुआ है तो पहले ही वो आधी कीमत में आपसे किताबें वो ले लिया करते थे, क्योंकि किताबों के अंदर या जो सिलेबस है तो ओवरनाइट तो वो चेंज नहीं होता था। अब ये हुआ है कि उस प्रैक्टिस को भी इन्होंने डिस्करेज करने के लिए कि इवन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, हर साल जो अपनी किताबें हैं उसका सिलेबस बेशक वो चेंज ना करें, उसका कवर चेंज कर देंगे, उसमें एक आध चैप्टर इधर से उधर कर देंगे, ताकि वो जो पुरानी किताबें हैं अगर कोई पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और आधी कीमत पे या किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप दें ताकि वो भी रिडंडेंट हो जाए, ये भी एक तरीका है। दूसरा जो यूनिफॉर्म होता है वो भी आप चेंज तो नहीं करते, एक आपने जो ड्रेस कोड दे दिया, ये भी अगर आप प्रैक्टिस देखें, अगर आपके हर 2-3 साल के बाद वो चेंज कर देंगे, शर्ट का कलर चेंज कर देंगे, कोई ट्राउजर नया ले आएंगे, ताकि अगेन वो दोबारा से अगर जो पेरेंट्स हैं वो नए सिरे से फिर उनको ये सब खरीदना पड़े। तो ये एक पूरी मेरे ख्याल में ठीक है, जो जिस तरह हेल्थ की भी बात करते हैं, कोई भी ये एजुकेशन का काम कर रहे हैं, एक नोबल कॉज तो है, ठीक है, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, नोबल कॉज है ही नहीं, बिल्कुल पैसा आप कमाएं लेकिन एक जायज तरीके से कमाएं। जो जितना ये लालच है कि आपने अब इस तरीके से फीसें भी आप ले रहे हैं, फिर उसके साथ ये जो दूसरा तरीका है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट देर आए दुरुस्त आए, तो अब वो बात करें कि जो इनिशियल इंक्वायरी उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं और शो कॉज जो जारी किया गया उसमें क्या कहा गया इन स्कूलों से। देखिए, मैं दोबारा जो इसका क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनको जाता है, सिद्धू साहब को। उन्होंने इस पे एक्टिवली काम किया और इसमें जो बाकी एजेंसीज का रोल था जिन्होंने इसको, क्योंकि मैंने एक चीज़ कामरान, ये चीज़ मैंने नोट किया है कि ये ऐसा इशू है जिसको हर बंदे ने अपने दिल से महसूस किया, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर घर के अंदर ये वारदात पड़ रही है। जब सब वारदातें हर घर में पड़ रही थी तो किसी ने तो फिर बोलना था और इस पर एक्शन लेना था। इसेंशियली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसने अपनी इंक्वायरी की और इंक्वायरी के इनके मुख्तलिफ इनके सामने इन्होंने सवालात थे और वो सवालात स्कूल वालों से पूछे गए, कुछ ने जवाब 2021-22 के दिए हुए थे, चूंकि पीछे काम रुका हुआ था, कुछ अभी एक्टिव हुआ काम सारा। तो इवेंचुअली इनकी फाइंडिंग्स ये थी, वो फाइंडिंग्स निकली कि जो स्कूल्स हैं पाकिस्तान के 17 बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम, ये एक स्कूल की बात नहीं है, मतलब एक स्कूल की ब्रांचेज 1800 भी हैं, इसके अंदर वो 1750 ब्रांचेज है एक स्कूल की, जिसकी सबसे ज्यादा कैप्टिव मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। इन स्कूल सिस्टम्स जो है ये 3-4 बड़े काम कर रहे हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो मजबूर करते हैं पेरेंट्स को कि इन्हीं के ही जो है कि रेकमेंड किया हुआ यूनिफॉर्म, जिस तरह आपने जिक्र किया, किताबें, कापी जिसके ऊपर इनके लोगोज लगे हो। अब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो आपके लिए इश्तिहार है कि आप बच्चे को इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल करें, वो जो कॉपी भी इस्तेमाल करें उसके आपका लोगो हो, वो किताब इस्तेमाल करें आपका लोगो हो, वो यूनिफॉर्म पहने आपका लोगो, आप पेरेंट्स को पैसे देते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये चीज इनकी इंक्वायरी में एस्टैब्लिश हुई। और जो इससे ज्यादा जो एक शर्मनाक बात है इन स्कूल्स वालों के लिए कि एक आम जो कागज है जो मार्केट में मिलता है, जो इनके रिकमेंड किए हुए जो वहां पे शॉप्स हैं, वो 53% से लेकर 280% तक महंगा बेच रहे हैं। ये चीज इंक्वायरी में एस्टैब्लिश हुई है। उसके बाद 17 स्कूल सिस्टम्स को इन्होंने शो कॉज की है और उनको 14 दिन का टाइम दिया है कि ये शो कॉज है, ये आपके अगेंस्ट इल्जामात हैं, आप इसके ऊपर जवाब दें। अगर कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है उनके जवाब से, जिसके चांसेस कम है क्योंकि जो फाइंडिंग सामने आई है, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अदरवाइज कमीशन के पास जो इख्तियार है, एक तो ये कि इस तरह की जो प्रैक्टिस हो रही है इसको वो डिसकंटिन्यू करने का हुक्म दे सकता है, साथ ही इनके ऊपर जो जुर्माने लगेंगे हर स्कूल के ऊपर, अगर ये साबित होता है, हमें नहीं पता, लेकिन इंडिकेशन है कि शायद ये साबित हो जाए, 75 करोड़ रुपया या उनकी जो एक बैलेंस शीट है उसका 10%, विच एवर इज हायर। और मजे की बात यह है कि इन स्कूल की जो बैलेंस शीट्स हैं वो काफी बड़ी हैं और उसके ऊपर अच्छे खासे इनको जुर्माने लग सकते हैं। तो वी होप कि अगर ये स्कूल्स, क्योंकि इन पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लूटते हैं ये पेरेंट्स को, अगर ये कोर्ट्स में जाए तो वी होप कि वहां पे कोई ऐसे जज बैठे हुए हैं जो इनको स्टे ना, तो उनके घर में भी ये वारदात पड़ी हुई हो, क्योंकि हर घर में ये वारदात पड़ी हुई है। और आपने बात की पैसों की, तो इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड वैसे तो लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त अगर आप देखें जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, कोई ऑलमोस्ट ये 2,60,00,000 बच्चे बनते हैं जो इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो ओवरऑल अगर आप देखें जो पाकिस्तान में जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, नियरली उसका 50% है। तो 2,60,00,000 अगर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और मेजॉरिटी ये जो स्कूल वाले हैं प्राइवेट वाले, वो उनको पाबंद करते हैं। फीसें तो चलें वो दे ही रहे हैं कि आपने यूनिफॉर्म भी हमारे से लेना है, आपने किताबें भी हमारे से लेनी है। तो ये कितना बड़ा अरबों का, मेरे ख्याल में अरबों खरबों का कारोबार है। और सीसीपी का काम ही यही है कि आप कलूड ना करें। इसका मतलब है आपने मोनोपोली दी ना। देखें, किसी बुक के ऊपर किसी स्कूल का कोई अगर मोनोग्राम है, चले उस पर मुझे एतराज नहीं है,
इशू इसके अंदर ये है कि आप अगर आप पाबंद ना करें ना, आप कहें कि ठीक है वो ये हमारा डिजाइन है, तो फिर आप क्यों मार्केट के अंदर वो हर जो वेंडर है उसके पास अवेलेबल है। मेरा बच्चा जो है वो क्या इश्तिहार की दुकान है स्कूल के लिए, क्यों उसके बैग में वो किताब हो जिसके ऊपर इनका लोगो? मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना कि हमारे वही जो आप जो यूनिफॉर्म की बात करें, जो डेजिग्नेटेड जो स्कूल ने कहा कि जी आप ये यूनिफॉर्म हमारे से लें, उसी की हाफ प्राइस पे, हालांकि वो नहीं करने देते, लेकिन जाहिर है कि ओपन मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, वो वही जो यूनिफॉर्म है उसकी आधी कीमत पे दे रहे हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं, उसमें से भी तो वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा 280%, तो यही मजाक है। हाँ। मतलब अभी भी कामरान इसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में जो इसी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं, 5 करोड़ 80 लाख या 5 करोड़ 83 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में, पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, और इन 5 करोड़ 83 लाख में से 47%, जैसे आपने फरमाया, 2.5 करोड़ बच्चा कैप्टिव मार्केट, कैप्टिव, ठीक है, वो आपका जब तक वो बच्चा स्कूल के उस ग्रेड के ऊपर है, फिर वो कॉलेजेस का भी आगे एक नई कहानी, वो भी कभी प्रोग्राम करेंगे, यूनिवर्सिटीज में भी एक कहानी है नई, खासतौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो कुछ इस मुल्क के अंदर जिस तरह पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, तो कैप्टिव मार्केट आपको दे दी, आपके ऊपर उठा के फेंक दिया, ये लो पकड़ो 2 करोड़ 55 लाख आपका जो है वो आपको तालिब इल्म हमने दे दिया एज अ मार्केट। जिसको जो फोर्स होता है उसकी हालत देखने वाली होती है उसके पेरेंट्स की। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल आपका कोई जानने वाला जो सफेद पोश है वो खाने के लिए पैसे नहीं मांगता, समटाइम्स उसको इतनी मजबूरी होती है, अल्लाह कभी किसी को ये नौबत ना लाए कि वो आपको फोन करता है कि जी मेरे बच्चे की फीस देनी है, बिल्कुल सही, मुझे बच्चे की बुक्स लेनी है। तो वो इन्होंने तो रास्ते सारे बंद कर दिए हैं और इनके ऊपर जितना एक्शन सख्त हो उतना कम है। और मेरी अपील है कोर्ट से कि अगर ये कोर्ट्स में जाए तो उनको स्टे, इस दफा स्टे ना मिले। और बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टे नहीं देना चाहिए। एक और चीज याद रहे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूलों में नहीं जाता, ठीक है, जिसकी बड़ी एक जो रेशियो, चूंकि आबादी पंजाब में ज्यादा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन के इस्लामाबाद के अंदर जो मॉडर्न सिटी है, पाकिस्तान का कैपिटल है, 15% जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए ऑफ द स्कूल गोइंग एज, वो स्कूल्स नहीं जा रहे। इसमें एक जो चीज जो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे लेट्स होप कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इनिशिएटिव लिया है, प्राइम मिनिस्टर की भी आप तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 2 इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो काश के हमारे जो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन सिस्टम है इतना मयारी होता कि लोगों को इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की जरूरत ना पड़ती। और दूसरा इसके अंदर जो कल हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो इलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी है, तो ये जो बड़े बड़े इलीट स्कूलों वाले हैं इनकी रसाई भी इक़्तिदार के ईवानों तक है, बल्कि हर जगह पे मीडिया में भी है। मेरे ख्याल में बहुत सी बातें इनके बारे में आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इस इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि ये इंक्वायरी जो है कहीं जाके बस खबरों की जीनत नहीं बनेगी, बट एक्चुअली इसका कोई वे आउट निकलना चाहिए कि कोई रिलीफ मिले। जो पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल आपने खुद कहा कि ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि जो शायद अपना जो घर का राशन है उसको कट करके मेक श्योर करते हैं कि चलें बच्चे को हम दोनों जो टेबल की इस तरफ बैठे हो ना, हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे हम अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है इस टेबल के उस तरफ, इस कमरे से बाहर, इस दफ्तर से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड ना करें। तो ये इशू माशरे का है, ये मेरा आपका किसी एक का इशू नहीं है। और इसको माशरती इशू लेकर इसका सदेबाब होना चाहिए, इनके ऊपर ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, बल्कि ये कानून आए और उस कानून में ये कानून साजी ये पार्लियामेंट करे कि कोई भी स्कूल अपने लोगों की कॉपी या यूनिफॉर्म नहीं बेचेगा। यूनिफॉर्म बेशक पूरे मुल्क का एक कर दें, आप व्हाइट यूनिफॉर्म करें उसके ऊपर कोई भी अपर हो उसका, तो ये इस तरीके से बच्चों की जान छुड़ाई जा सकती। बल्कि हम इस चीज की जब मौका मिला तो वज़ीर साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि ये कानून साजी करें पार्लियामेंट के अंदर। कोई भी स्कूल जो है वो लोगो वाली ना किताब बेचेगा, ना बैग बेचेगा, ना कॉपी बेचेगा। बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं। और हम नजर क्योंकि ये जो शो कॉज जारी किया उनको 14 दिन का वक्त दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों की तरफ से क्या वजाहत सामने आती है, तो कोशिश करेंगे कि हम इस इशू को फॉलो करें। क्योंकि अगर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी जो पॉपुलेशन है इससे मुतासर हो रही है। ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे IMF ने हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के किस फैसले को अनफॉर्चुनेट कहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भी हम जिक्र कर रहे थे जो IMF की रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें करप्शन का जिक्र था। और एक जो करप्शन हमारे यहाँ होती है, आपको पता है कि जो हुकूमती मंसूबे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके अंदर कमीशंस और किकबैक्स होती हैं।
और उस चीज को क्या करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए या ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनने के लिए हुकूमती जो इदारे हैं उनके अंदर भी रूल्स होते हैं कि जब भी हुकूमत कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मकसद उसका यह है कि अगर कहीं भी करप्शन का कोई चांस है तो उसको मिनिमाइज किया जाए, और उसके लिए जो हमारे यहाँ रूल्स हैं शहबाज, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, उसके तहत जो भी अगर वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों, बेशक नीचे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों, वो एक रूल के तहत ही ऑपरेट कर सकते हैं। मसलन अगर कोई सड़क बनवानी है, कोई नाली बननी है, कोई भी इस तरह का काम होना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे ताकि उसके अंदर करप्शन वगैरह ना हो। लेकिन जो IMF है इसके हवाले से उसने फेडरल गवर्नमेंट और जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इन रूल्स में कोई तब्दीली की थी। वो रूल्स क्या थे जिसमें तब्दीली उन्होंने की है, और उसको उन्होंने कहा है कि ये बड़ा बदकिस्मत है या अनफॉर्चुनेट है। IMF की ये ऑब्जर्वेशन है। कामरान, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से, इसने मैंने कल के प्रोग्राम में भी जैसे कहा कि हर शोबे को इन्होंने टच किया है और जो फाइंडिंग सामने लेके आए हैं ऑथेंटिक फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि ये वो वर्जन सामने आया है जो कि दोनों साइड से जिस पे कंसेंसस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और IMF का। तो उसके अंदर जो 3 एरियाज हैं जिसको फ्लैग किया गया है, जिनको मोस्ट करप्ट या वहां पे करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा, उसमें अदलिया, उसमें पुलिस और तीसरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। अब जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं ये वफाकी हुकूमत से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर लेवल पर होती हैं, तो इसी के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रूल्स बनाए गए। अब हुआ ये कि जो रूल्स हैं हो सकता है ये प्रोसेस को स्लो करते हो, बट ये कॉस्ट को भी सेव करते हैं। जब कंपटीशन होता है तो उसमें फिर अगर दोनों कंपनियां, अगर वो जो कंपटीशन है उसके अंदर कोल्यूजन नहीं है तो फिर आपको बेहतर एक प्राइस की जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है, फिर प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होता है, मीडिया में इश्तहारात होते हैं, हर चीज पब्लिक होती है। लेकिन बदकिस्मती से, जिसको IMF ने भी बदकिस्मती कहा, कि जो वफाकी हुकूमत है और जो पंजाब की हुकूमत है, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने इन रूल्स के अंदर तरमीम की, और तरमीम करके इन्होंने ये कहा कि जो भी अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स होंगी, अगर उसका जो ठेकेदार होगा कोई सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनी का कोई इदारा होगा तो वो बगैर बोली दिए हुए उसको ठेका दिया जा सकता है। अब उसकी इन्होंने 2 शर्तें रखी। एक ये कि जो टाइम सेंसिटिव कोई चीज हो सकती है कि आपको काम फौरी करना है, आपको पता है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब बड़ा वो फौरी काम वो करवाने के उनका होता है कि मैंने जल्द काम फिनिश करना है, और समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे इस्लामाबाद के अंदर ये जो अंडरपासेस बने और जो फ्लाईओवर्स बने, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बुरे तरीके से कंप्रोमाइज। हम सब ने देखा कि सेरीना होटल जो है इसके पास जो अंडरपास बना उसकी क्या क्वालिटी थी, उसको अभी भी उसकी रिपेयर चल रही है। रावल चौक का जो फ्लाईओवर है, फिर आपका ये F9 पार्क के पास जो फ्लाईओवर बना उसकी जो पुअर क्वालिटी है। ये तो 3 वो चीज जो सब ने देखा, जिसके ऊपर वीडियोस बनी, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया और लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर। तो इन्होंने कहा जी टाइम सेंसिटिव अगर होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो ये जो आपकी नीलामी के जरिए ठेका देने की जो शर्त है वो लागू नहीं होगी। अब जो कोई भी हुकूमत काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। जब कोई भी काम हुकूमत करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो फिर आप उसको एलिजिबल हो जाएगा कि बगैर बोली कि आप वो ठेका दे दे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। किसी एक सरकारी इदारे ने, एक हुकूमत ने एक सरकारी इदारे को ठेका दे दिया तो बात चले समझ आ गई कि सरकार से सरकार तक की बात है। जो IMF की इस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक इंकिशाफ किया, टू सम पीपल इट वाज ऑलरेडी इन द नॉलेज, कि ये जो सरकारी इदारे फिर आगे से बड़ी खामोशी से, गैर शफाफ तरीके से प्राइवेट कंपनीज को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप सरकार हैं, मैं सरकारी इदारा हूं, आपने मुझे ठेका दिया, अब होना तो ये तो इस चले जहां तक तो बात समझ आती है, बोली नहीं हुई। फिर मैं जो सरकारी इदारा हूं, मैं बगैर बोली के अपने किसी भी फेवरेट को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि मैं इतने ठेके ले रहा हूं, मैं शायद काम ही ना कर सकता हूं। तो ये उन्होंने कहा जी ये भी एक हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशंस की इश्यूज आ रहे हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट जो डील्स हैं वो हो रही हैं। तो ये वो चीज है जिसको एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और दूसरी जो चीज इसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कल के प्रोग्राम में भी बात की थी ना, जो करप्शन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिस्क है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो वो जो रिस्क है इसके अंदर करप्शन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के, उसमें जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए कहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, हाई रिस्क सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्संस एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे करप्शन होगी या होती है, जो हो रही है, जो IMF की रिपोर्ट में है, और हाई रिस्क का फर्दर करप्शन का। तो यहां से फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है कि जो प्रोसीड्स आ रही हैं
करप्शन की प्रोसीड्स आपने कहीं तो उसको ठिकाने लगाना है। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है आईएमएफ की। अब उन्होंने कहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो रूल्स में अमेंडमेंट की है विच द आईएमएफ कॉल्ड अनफॉर्चुनेट, जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया इन अ वे इन इट्स ओन सॉफ्ट लैंग्वेज। तो अगर इसके ऊपर हुकूमत, अब चाहिए तो ये कि हुकूमत ये जो रूल्स में अमेंडमेंट्स को रिवर्स करे और जो भी हुकूमत की का ठेका होगा वो उसमें नीलामी हो, शफाफियत हो, वरना तो फिर जो ये सूरत हाल इस रिपोर्ट के अंदर आई है तो उसके बाद तो फिर आप करप्शन को नहीं रोक सकते। तो इसमें जो आईएमएफ का जो जो उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दी है, तो क्या ये जो हमारा प्रोग्राम है उस पर इसका कोई मनफी असर पड़ सकता है, या सिर्फ उनकी अभी ऑब्जर्वेशन है, कोई उनकी शर्त नहीं है कि आप इसको जो पुराना कानून था या ज़्यादा इसको ट्रांसपेरेंट बनाएं और इस तरीके से ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से ठेके देती रहे, बल्कि इसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर? देखिए, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये शर्त तो ये थी ना कि आपने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिक करना है। वो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। अब इसके अंदर जो सिफारिशात हैं उसका क्या होगा, जो उनकी सिफारिशात हैं जो हुकूमत को, क्या वो बाइंडिंग है नहीं है, इस स्टेज के ऊपर ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ फ्लैग हो गई है और हाई रिस्क एरिया में आ गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स, तो फ्यूचर का कोई भी जो अरेंजमेंट होगा पाकिस्तान और आईएमएफ का, उसके अंदर ये चीज़ एज अ बाइंडिंग कंडीशन आ सकती है। और अभी इस प्रोग्राम को भी आपको पता है अभी हार्डली 1.25 साल हुआ है, तो इस अगर चाहे आईएमएफ तो जो फर्दर इनकी निगोशिएशंस होंगी फॉर द रिमेनिंग लोन ट्रांचेस, तो उसके अंदर भी इसको शामिल किया जा सकता है। बॉटम लाइन इज कि ये चीज़ फ्लैग हो गई है। जब फ्लैग हो गई है तो ये फिर इवेंचुअली इसको एड्रेस हुकूमत को करना पड़ेगा। आज कर ले 25वें प्रोग्राम के तहत, 26वें हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लाइमेट वाला, 27वें प्रोग्राम में जब कभी होगा उसमें कर ले, तो ये करना पड़ेगा। एक और जो चीज़ इसकी रिपोर्ट के अंदर है ना, एक सॉवरन वेल्थ फंड हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था 2023 में 22-23 में, जिसका मकसद ये था कि जो हुकूमती मलकियती अदारे हैं इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर इनको गल्फ कंट्रीज को बेचा जा सके। तो 7 जो कंपनीज थी गवर्नमेंट ओन, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनीज हैं, फिर एक दो और कंपनीज हैं पावर सेक्टर की, उसमें जनरेशन से रिलेटेड। तो उन कंपनियों को सॉवरन वेल्थ फंड के अंदर हुकूमत ने डाल दिया था। और सॉवरन वेल्थ फंड को जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का कानून है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, बेस्ट गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। तो आईएमएफ ने इसको भी पॉइंट आउट किया है कि सॉवरन वेल्थ फंड को जो आपने एग्जेम्पशन दी हुई है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के एक्ट से, जो शफाफियत और बेस्ट इंटरनेशनल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करता है, आप ये एग्जेम्पशंस वापस लें। और इसके ऊपर हुकूमत ने आईएमएफ को इस पे अश्योर किया कि हम ये एग्जेम्पशन जो है वापस ले लेंगे, उस पर काम भी शुरू हो गया है। चलें, ये आईएमएफ है उस पर तनकीद तो हम बहुत करते हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं उसको एथिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये अच्छे काम भी करते हैं, उस तरह के एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं कि शायद ये जो करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट है या बाकी उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मे बी जो अदरवाइज जो हमारी हुकूमतें हैं अरबों रुपए खर्च करती हैं, फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर करते हैं ताकि वो इन चीज़ों का पता लगा सके। तो आईएमएफ के हम प्रोग्राम है तो साथ वो हमारे जो इश्यूज हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत सच्ची हो, पॉलिटिकल विल हो, तो जो अच्छी अच्छी तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद करते हुए हम पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो रही है, खास करके मिडल ईस्ट के हवाले से। जो गाजा पीस प्लान है उसको अब बाकायदा तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव किया है, पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर उसमें क्या किरदार हो सकता है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते बाकायदा तौर पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने जो गाजा पीस प्लान है उसकी मंजूरी दे दी है। और इस गाजा पीस प्लान के हक में जो अमेरिका ने करारदाद लाई थी, 13 जो ममालिक हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिए और किसी ने इसकी मुखालफत में वोट नहीं दिया। इंपॉर्टेंटली 2 अहम जिनके पास वीटो पावर है, यानी कि चीन और रूस, उन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट दिया, बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान ने तजावीज़ दी थी कि इस रेजोल्यूशन को ज़्यादा उसमें जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं वो रिफ्लेक्ट हों, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके मैंडेट के हवाले से क्लैरिटी हो, उसको नहीं माना गया। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान है उसने इस करारदाद के हक में वोट दिया। और बाद में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, उनका यही कहना था कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने इसलिए इसके हक में वोट दिया क्योंकि एक तो इससे जो जंगबंदी इस वक्त मौजूद है गाजा में उसको कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी और इवेंचुअली ये जो गाजा पीस प्लान है होपफुली
जो दो रियासती हल है उसकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन शहबाज इसमें जो अहम जो नुक्ता है, जो 2-3 इसके अंदर चीज़ें जो रेजोल्यूशन के अंदर थी, एक तो जो बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया गया है जिसको हेड करेंगे मुमकिना तौर पर अमेरिका के सदर ट्रंप, और उसमें बाकी जो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। जो काम करेगा एक इंटरम कमेटी होगी फ़लस्तीनियों की, गज़ा के अमूर को संभालेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसको अप्रूव किया गया है कि एक ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, और उसका मैंडेट क्या होगा, क्योंकि इसके हवाले से भी काफ़ी पहले शकूक व शुबहात थे, वो वहाँ पर जो डिसआर्मामेंट है उस पर काम करेगा, यानी कि जो मुसल्लह अगर अफराद हैं उनको गैर मुसल्लह करेगा, डीमिलिटराइजेशन, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसमें वो अपना रोल प्ले करेगा, और वर्किंग विद न्यूली ट्रेंड जो फ़लस्तीन की पुलिस फोर्स है उनके साथ काम करेगा। अब ये बुनियादी तौर पर मैंडेट है, करारदाद तो पास हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने एक्सप्लिसिटली इस जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसके लिए अभी तक कमिट नहीं किया, क्योंकि स्टिल इट्स अ वेरी रिस्की या एक सेंसिटिव मामला है बहुत से मुल्कों के लिए। इसमें गालिबन इंडोनेशिया ने इनिशियली इंडिकेट किया था 20,000 फोर्सेस का, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने उसको कहा था कि उनकी तरफ से ये एक इंडिकेशन आई, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी इस पर गौर करे। फिर उसके बाद फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, चूंकि ये गजा पीस प्लान की बात है। आपको याद होगा ये 8 ममालिक में की तरफ से जो मुस्लिम ममालिक उनकी तरफ से इनिशिएटिव था, और उसमें फिर जो यूएस का रोल था वो ऑन द रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसाक डार साहब ने की थी उसमें उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दी थी कि जो ओरिजिनल जो चीज़ हुई थी एग्री अमंग द मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, और जो ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया गया था इन मुस्लिम ममालिक के साथ, उसमें फ़र्क था। तो एक जो मैंने फिर पता चला ना कि वो ये फ़र्क था क्या, आपके भी नॉलेज में होगा ये चीज़, कि उसमें जो ओरिजिनल था और जो बाद में आया उसमें फ़र्क ये था कि ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी इसकी जिम्मेदारी के अंदर जो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये था कि दोनों जो साइड्स हैं उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, मतलब इसराइल और फ़लस्तीन की। अब पाकिस्तान जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। तो उसके ऊपर पाकिस्तान को इतराज़ था कि एक ऐसी कंट्री जिसको हम रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते उसकी हम सिक्योरिटी के हवाले से कैसे अपने को कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर लेट्स से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं भी कमिट करता, पाकिस्तान मूवर तो है ना इस सारे प्रोसेस का, उसको बैक भी करता है और पाकिस्तान इसको वोट भी किया। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट। बट ये जो आपने डिसआर्मामेंट वाली बात की है इसके ऊपर हमास का शायद उनका एतराज है इसके ऊपर, उनकी क्या पोजीशन, आर दे रेडी फॉर डिसआर्मामेंट? हमास ने तो इस करारदाद को मुस्तरद किया है, और ये दैट वाज अ सरप्राइज। इनिशियली ये था कि तमाम जो फैक्शंस हैं, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक में है, कंट्रोल करती है, जो जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज भी करती है, उन्होंने तो इसको वेलकम किया है, लेकिन हमास ने इसको कबूल नहीं किया। सो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज। और इसी वजह से जो पाकिस्तान है, जब उन्होंने तजावीज़ दी थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का एक मैंडेट होना चाहिए, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स उसी सूरत में तैनात हो जब कंप्लीट विड्रॉल हो इजरायली फोर्सेस का, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है मुमकिना तौर पर जो भी जो ममालिक हैं इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि सीज फायर बेशक वहाँ पर है लेकिन एक्टिवली वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं, तो उसका जो उस मुल्क के लिए पब्लिक जो बैकलैश है वो बहुत बड़ा है। एंड सेकेंडली उसमें जो दूसरा जो एलिमेंट, एक तो आपने इसराइल का जिक्र किया, इसमें यह भी एक है कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, अब ये इस करारदाद में जो अमेरिका के यूएन में सफ़ीर है उन्होंने यही कहा कि ये इसराइल और इजिप्ट के साथ मिलकर ये काम करेगी। अब ये भी एक बड़ा डेलिकेट सा और ट्रिकी सा पॉइंट है। मसलन वो मुल्क जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते वो कैसे इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो मेरी मालूमात हैं कि इसमें जो फोकल जो कंट्री बनाया गया है वो इजिप्ट को बनाया गया, यानी कि इजिप्ट और इसराइल। सो वो मुल्क जिनको कंसर्न है या एतराज़ है कि वो इसराइल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो वो इजिप्ट के थ्रू ऑपरेट करेंगे। बट इसमें सबसे अहम सवाल अभी भी यही है, पाकिस्तान ने बावजूद जो भी रिजर्वेशंस थी इसके हक में वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं हम इंक्लाइंड हैं कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। शायद पाकिस्तान को लगता है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका तो कह ही रहा है लेकिन इसमें जो बाकी अरब ममालिक हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मर्जी और मंशा शामिल है, और पाकिस्तान के अगर आप ओवरऑल इंटरेस्ट देखें तो अरब कंट्रीज़ के साथ हमारी पिछले कुछ अरसे से दोबारा से ताल्लुकात रिवाइव हुए हैं, तो पाकिस्तान उस पर भी फोकस करना चाहता है कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अगर हमें मिल रहा है तो उसका हम ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यूएन की जो बैकिंग थी वो तो हमें मिल गई है,
अब उसके क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें ऑपरेशनल होंगी, दैट ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन, और देखते हैं कि उसमें फिर क्या। रशिया और चाइना ने आपने कहा कि उन्होंने इसको वीटो तो नहीं किया बट एब्सटेन किया है, तो डज दैट मीन कि इम्प्लिसिट उनकी अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से? एब्सटेंशिया जो है वो भी काइंड ऑफ इम्प्लिसिट उसकी आप कह सकते हैं कि वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट इसके अंदर ये भी था ना कि अमेरिकन फोर्सेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी बोर्ड ऑफ पीस के गलबन वही जी हेड होंगे, तो रशिया का इस पे एतराज था कि उनका एक्टिव एक मिडिल ईस्ट में दोबारा रोल हो जाएगा। तो अब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं आपके, उनके पास वीटो पावर थी, वो अगर करना चाहते तो ये करारदाद रुक सकती थी, तो अगर उन्होंने नहीं वीटो पावर को इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि कहीं वो इम्प्लिसिट जो है वो टेसिट उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इंपॉर्टेंटली एतराज़ उन्होंने ज़रूर किया, मसलन जो रशिया है उसने एतराज़ किया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि आप एक गजा के अंदर एक सॉवरन कंट्री के अंदर गैर मुल्की अफवाज भेजना चाहते हैं और उसको कॉलोनाइज करना चाहते हैं, तो उस पर उनको एतराज़ था। इसी तरीके से जो चीन है उनको भी एतराज़ था, और ये भी वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से डेवलपमेंट है। वैसे तो खास करके पाकिस्तान और चीन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, यूएन के ऊपर जो इस तरह के जितने इश्यूज हैं आपको एक पेज पे नजर आएंगे, और ये बहुत एक रेयर ओकेजन है जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन की जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने जो भी अपनी तौजीहात होंगी, वजाहतें होंगी, वो चीन को जरूर दी होंगी, बट इट्स अ रेयर इंस्टेंस कि जहां पर पाकिस्तान ने चीन और रूस के बजाय अमेरिका का जो है वो साथ दिया है। और जाहिर है कि देखते हैं कि ये चीज़ें फ्यूचर में कैसे अनफोल्ड होंगी। पाकिस्तान ने अभी तक कोई बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, अगर पाकिस्तान कल इसका हिस्सा बनता भी है तो ये किसी के लिए हैरान कुन खबर नहीं होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और पीस प्लान का जो अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो इम्पोज करना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। वो प्लान क्या है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले तो हम गजा पीस प्लान की बात कर रहे थे जो अमरीकी सदर ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड है, और उनको क्रेडिट लेने का शौक भी है। वो कहते हैं उन्होंने आठ जंगें रुकवाई हैं, वो पीस मेकर हैं, और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को भी वो खत्म करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते थे कि जैसे ही वो सदर मुंतखब होंगे तो विद इन 24 आवर्स इस जंग को वो खत्म करा देंगे, लेकिन आज उनको इतना अरसा हो गया वो ये जंग खत्म करवाने में नाकाम रहे हैं। अब जो एक लीक्ड जो प्लान सामने आया है और जो 28 नुकाती प्लान है जिसके तहत वो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने डेडलाइन दी है, अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि उनके पास जुमे तक का वक्त है कि वो इस प्लान को कबूल करें। नहीं कबूल करेंगे तो ऑलरेडी जितनी टेरिटरी उन्होंने लूज कर ली है रशिया से, फर्दर वो टेरिटरी लूज करेंगे तो फिर नुकसान सिर्फ उनका होगा। अब ये जो प्लान 28 नुकाती प्लान है जो खास करके यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन जो यूक्रेन है, वो कहते हैविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ रशिया, और रशिया ने इसको वेलकम किया। उस अगर प्लान को आप देखें तो इस वक्त भी जो यूक्रेन की टेरिटरी है उस 20% टेरिटरी के ऊपर जो रशिया का कंट्रोल है, और उसमें जो कुछ जो कंटेस्टेड एरियाज हैं उसके हवाले से इस प्लान के तहत वो बताया गया है कि वो उनके हवाले कर दें। मसलन जो प्रपोज प्लान है उसमें ये बताया गया है कि उसमें क्राइमिया है, लुहांस्क है और डोनेट्स्क, ये वो एरियाज है जहां पर जो रशिया की अथॉरिटी मौजूद है, और इसको जो प्लान के मुताबिक कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो उनको दे दे, और उसके बदले क्या होगा, बल्कि नॉट ओनली दिस, यूक्रेन जो है वो अपनी जो फौज है उसको 6 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिटन अपने आइन के अंदर तब्दीली लाएगा कि वो कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, वो क्लियरली इसके हवाले से वो लाएगा, और फिर एक जो 100 डेज के अंदर जो है यूक्रेन में इलेक्शंस भी होंगे, क्योंकि इनकी जो टर्म है पूरी हो चुकी है जंग की वजह से, इसको एक्सटेंड किया हुआ। बदले में क्या वो मिलेगा कि जो रशिया है वो क्या करेगा कि जो उनके $100 बिलियन फ्रीज हुए हैं मगरब ने, अमेरिका ने, वो इस्तेमाल होंगे यूक्रेन की रीबिल्डिंग में। वो इनको सिक्योरिटी गारंटीज भी देंगे। जो मतलब रशिया $100 बिलियन जो रशिया $100 बिलियन जो फ्रीज किए हुए हैं वो रीबिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होंगे यूक्रेन के लिए। ये प्राइस पे कर रहा है, ये वो करेंगे। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं जो टेरिटरी वो टेक ओवर करे, आप उसको वो देख सकते हैं। और फिर इसमें जो रशिया के ऊपर इस वक्त सैंक्शंस भी हैं उसको लिफ्ट किया जाएगा ग्रेजुअली। फिर एक जॉइंट यूएस रशियन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक फ्रेमवर्क है, उसकी उन्होंने बात की है।
तो ये जो सारा प्लान है, इसको देखते हुए जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो यही कहते हैं ये तो हैवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ रशिया है। और आज आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में G20 समिट भी हो रहा है। हालांकि वहाँ पर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं वो तो नहीं जा रहे, लेकिन बाकी जो यूरोपियन और लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं और ये साइड लाइन के ऊपर वन ऑफ द की इशू है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि कोई भी ट्रंप से टक्कर नहीं लेना चाहता। मसलन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल रात जो कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है यूक्रेन के लिए कि एक तरफ उनकी डिग्निटी है, उनकी टेरिटरी है, सॉवरेंटी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज और उस पर हर्फ आ रहा है। दूसरी तरफ उनका एक आम सबसे बड़ा इत्तेहादी है जिसको खोने का हमें डर है। तो दो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अगर वो प्लान को नहीं मानते तो फिर जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कहा है कि ये अगर यूरोप का या यूक्रेन का ख्याल है कि हम मजीद असला भेजते रहेंगे, मजीद पैसा भेजते रहेंगे तो क्या यूक्रेन जो है वो जंग जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक फुलिश सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि यूक्रेन जो टेरिटरी बच गई है इस डील को एक्सेप्ट करे एंड मूव ऑन। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है। और एग्जैक्टली ये पॉइंट्स जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के, और यूरोपीय यूनियन बहुत स्ट्रांगली फील भी करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। उनका ये ख्याल है कि यूक्रेन इज द बिगनिंग। अमेरिकन पोजीशन ये है कि अगर इसको रशिया को यहाँ पे रोक लिया तो वो रुक जाएगा, पर अगर ना रोका तो फिर यूक्रेन बाकी जाएगा। बट यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि फिर यहाँ पे रशिया रुकेगा नहीं, वो यूरोपियन कंट्रीज दूसरी तरफ। ये आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया, इसमें जो रशिया है एक एश्योरेंस वो पॉइंट इस एग्रीमेंट के तहत वो ये भी देगा कि वो कभी भी जो है ना बाकी यूक्रेन के अलावा या कोई भी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर इस तरीके से हमला नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है कि ये वो एश्योरेंस दे रहे हैं, बट लेट्स सी चांसेस तो कम है कि इस डील को एज इट इज जो यूक्रेन है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो यूरोप में यही है कि ये एक कैपिचुलेशन है, यानी कि आप अपनी हार को तस्लीम करेंगे। और जो यूरोपियन जो लीडर्स हैं, ममालिक हैं, उनका ये कहना है कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी कि जो एक एग्रेसर है अगर वो आपके ऊपर चढ़ाई करता है और एक टेरिटरी कंट्रोल कर लेता है, आप उसके साथ नेगोशिएट करते हैं और वो टेरिटरी जो है आप उसे कंसीड कर लेते हैं, तो मुस्तकबिल में ये एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, एक टेम्पलेट बन जाएगा। आज अगर यूक्रेन के साथ हुआ है तो कल रशिया किसी और मुल्क के साथ भी ऐसा कर सकता है। मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त यूक्रेन के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने आप को कहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज भी चाहिए, वो कहते हैं अपने आप को पीस मेकर के लिए। तो वो जितने दुनिया में बड़े बड़े मसाइल हैं उनको बाय हुक और क्रुक हल करना चाहते हैं। बट लेट्स सी इसका क्या आउटकम निकलता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।